अच्छा, तो आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। सही, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम ये पढ़ेंगे सबसे पहले कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए जो हम नाम यूज होते हैं, कौन कौन से नाम यूज होते हैं। इसके लिए हम प्लाज्मा लीमा भी यूज करते हैं, प्लाज्मा लीमा। सही, हम इसके लिए सेल मेम्ब्रेन भी यूज करते हैं, हम इसके लिए सेल सरफेस मेम्ब्रेन भी यूज करते हैं। ठीक, अच्छा, तो सेल मेम्ब्रेन, सेल सरफेस मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लीमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके नाम हो गए। इसके बाद हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना, केमिकली हमारे पास ये लाइपोप्रोटीन है। केमिकली ये हमारे पास क्या है, लाइपोप्रोटीन है। मीन जो सेकंड वन होता है ना, ये हमारे पास मेजर कंपोनेंट होता है, मतलब ये हमारे पास 60 to 80% है, जबकि जो पहला कंपोनेंट है ना, ये हमारे पास 20 to 40% है। ठीक, अब हम आते हैं इसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, हम इसके अब कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। कंपोनेंट्स में इसमें अभी हमने पढ़ा कि लिपिड आ जाते हैं। लिपिड में कौन कौन सी चीजें हमारे पास, लिपिड में फास्फोलिपिड आ गए। सही, फास्फोलिपिड के बाद हमारे इसमें स्टीरोल आ गया। सही, हमारा इसमें कोलेस्ट्रॉल आ गया। तो ये सारे इसके हमारे पास कंपोनेंट हो जाते हैं। ठीक है, लिपिड के बाद हमारे इसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट आ जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे पास ऑलमोस्ट 3% होते हैं और ये बहुत ही कम मिकदार में हमारे पास होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब कार्बोहाइड्रेट में भी तो टाइप है, मोनो, ओलिगो, पॉली। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, उसमें हमारे पास कौन से आ जाते हैं, हमारे पास ओलिगोसैकेराइड आ जाते हैं। ठीक, अच्छा, ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमारे पास दो लेयर होती है ना, तो ये हमारे पास आउटर साइड पे होते हैं, या आउटर लीफलेट हम कहते हैं, वहां पे ये हमारे पास होते हैं, और इनर लीफलेट पे कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते। दैट्स वाई, इसलिए हम कहते हैं ना फिर कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना, वो हमारे पास एसिमेट्रिकल है। It is not symmetrical. Why? Because in the outer side, outer leaflet there is carbohydrate, where on the inner leaflet there is no carbohydrate. That's why the two side of the plasma membrane are not identical. जिसकी वजह से फिर हम इसको क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि ये हमारे पास asymmetrical है। सही, तीसरा कंपोनेंट जो बहुत ही मेन कंपोनेंट है हमारे पास, वो आ जाता है प्रोटीन। क्या आ जाते हैं हमारे पास, प्रोटीन। और ये भी हमने पढ़ा, कितने परसेंट थे हमारे पास, 60 to 80% थे। प्रोटीन में भी फिर हमारे पास टाइप है, एक हमारे पास पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं जो आउटर साइड पे होते हैं। ठीक, पेरिफेरल प्रोटीन ये कहाँ पे अटैच होते हैं, ये आउटर साइड पे फास्फोलिपिड के साथ अटैच होते हैं, या हमारे पास ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन, उनके साथ भी अटैच हो सकते हैं। और जो दूसरी टाइप आ जाती है वो हमारे पास क्या आ जाती है, वो हमारे पास आ जाती है इंटीग्रल प्रोटीन। सही, या हम उसको इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं, या हम उसको ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहते हैं, और ये हमारे पास परमानेंट पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सही, ये हमारे पास क्या, परमानेंट पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अच्छा, तो ये हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि जब आउट लिपिड बाइलेयर को हम देखते हैं, ये लेट सपोज हमारे पास लिपिड बाइलेयर है। सही, लेट सपोज मैं इधर बना लूं, ये पेन मैं उठा लेता हूं, ये हमारे पास लिपिड बाइलेयर है, ये मैं बना रहा हूँ अलग करे, सही बन जाए। ये हमारे पास लिपिड बाइलेयर है। सही है, अच्छा, ये हमारे पास इसकी दो साइडें होती है ना, एक आउटर साइड होती है, एक इनर साइड होती है ना। यहाँ पे हमारे पास इधर आउटर साइड पे ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन भी हमारे पास लगी होते हैं। ठीक है, वो हमारे पास रिसेप्टर के तौर पे काम करते हैं, उनको हम कंजुगेटेड मॉलिक्यूल भी कहते हैं, क्योंकि दो डिफरेंट कंपाउंड से मिले होते हैं ना। ग्लाइकोलिपिड मतलब कार्बोहाइड्रेट और लिपिड से मिला होता है, ग्लाइकोप्रोटीन वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कॉम्बिनेशन होता है। अच्छा, देखो ना, यहाँ पे हमारे पास आउटर साइड पे भी फास्फोलिपिड के हमारे पास कुछ कंपाउंड होते हैं, इनर साइड पे भी हमारे पास कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। आउटर साइड पे हमारे पास फास्फोटिडाइल कोलिन होता है, फास्फोटिडाइल कोलिन, और उसके साथ जो हमारे पास होता है फास्फोटिडाइल स्फिंगोमायोसिन भी हमारे पास होता है। सही, स्फिंगोमायोसिन। और इनर साइड पे जो हमारे पास होते हैं ना, इनर साइड पे हमारे पास फास्फोटिडाइल सीरीन, कौन से, फास्फोटिडाइल सीरीन, और जो दूसरा होता है वो होता है फास्फोटिडाइल इथेनोलोअमीन होता है।
सही, तो ये भी आप याद कर लो कि आउटर साइड पे कोलिन और स्फिंगोमायोसिन होते हैं और इनर साइड पे हमारे पास सीरीन और इथेनोलोअमीन होता है। अच्छा, हमारे पास फिर इंटीग्रल प्रोटीन में भी मुख्तलिफ टाइप होते हैं, जैसे हमारे पास चैनल प्रोटीन आ गए, ठीक, जैसे हमारे पास कैरियर प्रोटीन आ गए। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? चैनल प्रोटीन में जो होते हैं ना, इनकी स्ट्रक्चर कोई चेंज नहीं होती, नो चेंज इन कन्फर्मेशन। जब इनसे कोई चीजें पास होती है ना, तो इनके स्ट्रक्चर में हमारे पास कोई चेंज नहीं आता, सही। और यहाँ पे हमारे पास कोई एटीपी भी यूज नहीं होती, जबकि कैरियर प्रोटीन में हमारे पास चेंज भी आता है और यहाँ पे हमारे पास एटीपी भी यूज होती है, और कैरियर प्रोटीन के जरिए फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट भी होता है, सही। क्या कहा मैंने कि चैनल प्रोटीन में कोई चेंज नहीं होता, कन्फर्मेशन, इनके स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होता, चीजें पास होती रहती हैं, जबकि कैरियर में हमारे पास फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है, यहाँ पे हमारे पास एटीपी भी यूज हो सकते हैं, इनके कन्फर्मेशन में भी चेंज आ सकता है। तो हम आगे जाते हैं, फास्फोलिपिड के बारे में पढ़ते हैं अब, ठीक है। फास्फोलिपिड का हमारे पास एक होता है हेड और नीचे हमारे पास टेल भी होते हैं। हेड जो इसका हमारे पास होता है ना, वो हमारे पास हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक मीन वाटर लवर होता है, ठीक, हाइड्रोफिलिक हम कहते हैं इनको। और जो टेल होती है वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास हाइड्रोफोबिक, वाटर रिपेलर हम इसको कह सकते हैं, या हम इसको लाइपोफिलिक भी कह सकते हैं, लाइपोफिलिक यानी लिपिड लवर। और इसको हम क्या कहेंगे, लाइपोफोबिक, जो हमारे पास लिपिड को पसंद ना करे। ये हमारे पास जो फास्फोलिपिड के हेड होते हैं ना, वो हम क्यों हाइड्रोफिलिक इसको कहते हैं, क्योंकि हमारे पास हेड में हमारे पास कुछ कंपोनेंट होते हैं। क्या क्या होता है हेड में? हेड में हमारे पास फास्फेट ग्रुप होता है, हेड में हमारे पास ग्लिसरॉल होता है, ठीक, हेड में हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। अब इस ग्लिसरॉल में हमारे पास होते हैं 3 OH ग्रुप, जिसकी वजह से ये बन जाता है पोलर, एंड पोलर आर सॉल्युबल इन वाटर, दैट्स व्हाई हेड की वजह से जो होता है ना, ये हमारे पास हाइड्रोफिलिक बन जाता है, सही। इसके बाद हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल पढ़ते हैं। अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमारे पास 4 मॉडल है ऑलमोस्ट, जैसे हमारे पास एक गोल्टर ग्रिंडल वाला हो गया था, उसके बाद डेनियल वाला था, लेकिन जो 2 इंपॉर्टेंट मॉडल है ना, वो हमारे पास एक है यूनिट मेम्ब्रेन, ठीक, और एक हमारे पास कौन से फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन क्या कहते हैं? यूनिट मेम्ब्रेन कहते हैं कि ऊपर 2 लेयर होंगी प्रोटीन की, ऊपर 2 लेयर किस चीज की होंगी? प्रोटीन की, बीच में हमारे पास होगा लिपिड। लेकिन नहीं, ये बात फिर गलत हुई थी, कि लेट्स सपोज ये हमारे पास सैंडविच मॉडल भी कहलाया जाता है, सही। लेकिन जबकि हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या कहता है कि हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, वो हमारे पास एक सी ऑफ लिपिड है, सी ऑफ लिपिड, और जिसमें क्या तैर रहे हैं? जिसमें हमारे पास प्रोटीन तैर रहे हैं। तो जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था, सिंगर एंड लिकोसन ने दिया था 1972 में, ये बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल मॉडल है सेल मेम्ब्रेन के लिए, सही। अच्छा, तो हम स्ट्रक्चर में चले जाते हैं, पहले पेज में हमारे पास जो हमने इधर स्ट्रक्चर बनाया था, ये डबल बेल आयर्स। अच्छा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हमने जो स्ट्रक्चर बनाया ना, इसमें हमारे पास कुछ और चीजें भी होती हैं। यहाँ पे हमारे पास एक्टिन फिलामेंट भी लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? हमारे पास एक्टिन फिलामेंट भी होते हैं, जो क्या देते हैं? हमारे पास स्टेबिलिटी काज करते हैं, सही। हमारे पास यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट के साथ लिंकर प्रोटीन भी लगे होते हैं, वो भी हमारे पास स्टेबिलिटी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देते हैं। और जो प्रोटीनियस हार्मोन होते हैं ना, वो तो अब लिपिड को क्रॉस नहीं कर सकते, तो उनके लिए यहाँ पे हमारे पास सेकेंडरी मैसेंजर भी लगा होते हैं। और सेकेंडरी मैसेंजर कौन सा? लेट सपोज साइक्लिक एएमपी जो है, वो हमारे पास फिर एटीपी में कन्वर्ट होता है। तो हमारे पास साइक्लिक एएमपी जो है ना, वो हमारे पास सेकेंडरी मैसेंजर के तौर पर हमारे पास एक्ट करता है, सही। अच्छा, हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये हमारे पास इसका जो डायमीटर है वो तकरीबन 7 नैनोमीटर है, और जो अगर हम इसको एंगस्ट्रम में ले ले तो वो हमारे पास 70 एंगस्ट्रम बन जाता है, सही। आपने ये भी पढ़ा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन डायनामिक स्ट्रक्चर है और लाइपोप्रोटीन है ना, प्रोटीन के बारे में पढ़ा, लिपिड में के बारे में भी हमने इसके बारे में पढ़ा। अच्छा, जो इनसे चीजें पास होती है ना, जो लिपिड सॉल्युबल चीजें होंगी ना, वो तो इससे इजीली पास होगी। लेकिन लेट्स सपोज जो छोटी छोटी चीजें हो जाएंगी, जैसे CO2 गैस हो गई, O2 गैस हो गए, वो भी हमारे पास इसमें से इजीली पास हो जाता है,
यानी जो नॉन पोलर होते हैं वो हमारे पास इसमें से इजीली पास हो जाते हैं, और जो पोलर होते हैं उनके लिए तो फिर हमारे पास बहुत डिफिकल्टी होगी। उनके लिए फिर हमारे पास ये कैरियर प्रोटीन लगे होते हैं, चैनल प्रोटीन होते हैं, तो वो उनके ज़रिए हमारे पास होते हैं। सही है। अच्छा, ग्लूकोज के बारे में आता है कि ग्लूकोज किसके ज़रिए पास होता है, तो ग्लूकोज हमारे पास किन प्रोटीन के ज़रिए, कैरियर प्रोटीन के ज़रिए हमारे पास होता है। ठीक है, ग्लूकोज कैरियर प्रोटीन के ज़रिए पास होता है। अब हमारे पास चैनल प्रोटीन के बारे में हमने पीछे पढ़ा कि इनकी कन्फर्मेशन चेंज नहीं होती। अच्छा, H2O जो है ना वो किसके जरिए पास होते हैं, वो एक्वापोरिन के जरिए हमारे पास, जो इसी गेट के जरिए पास होते हैं, लेकिन हम उनके लिए क्या नाम यूज करते हैं, एक्वापोरिन्स यूज करते हैं। इससे ये भी आ सकता है। स्मॉल आयोनिक मॉलिक्यूल जो है ना वो हमारे पास चैनल प्रोटीन के जरिए होंगे, और जो लार्ज होंगे पोलर मॉलिक्यूल होंगे उनके लिए हम कैरियर प्रोटीन यूज करते हैं। सही है। और कैरियर प्रोटीन के जरिए हमारे पास फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट भी होता है, जैसे अभी ग्लूकोज जा रहा था, इसके हम फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट भी हम यूज करते हैं। सही। अच्छा, लिपिड के बारे में हम फिर थोड़ा तफसील से पढ़ लेते हैं। लिपिड के बारे में, लिपिड में हम इसके लिपिड के बारे में पढ़ लेते हैं। हमने अभी पढ़ा कि फास्फोलिपिड क्या करते हैं, फ्रेमवर्क के तौर पर काम करते हैं। ये लिपिड है ना, वो भी फ्रेमवर्क के तौर पे काम करता है हमारे पास। लिपिड जो है, लिपिड सॉल्युबल चीज़ें इसके ज़रिए हमारे पास हो सकती हैं। हमने पढ़ा था पीछे कि लिपिड में कंपोनेंट आ जाते हैं जैसे स्टीरोल और कोलेस्ट्रॉल। हम ये अब कोलेस्ट्रॉल के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। सही, कोलेस्ट्रॉल के बारे में हम अब पढ़ते हैं। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। दो फंक्शन इसके बहुत इंपॉर्टेंट, एक हमारे पास हाई टेम्परेचर में इसका जो फंक्शन है, एक हमारे पास इसका लो टेम्परेचर में जो फंक्शन है। हाई टेम्परेचर में ये इसका हमारे पास फंक्शन ये है कि जब हमारे पास टेम्परेचर हाई हो जाता है तो ये क्या करता है, फ्लूइडिटी को फिर डिक्रीज करता है। और लो टेम्परेचर पे इसका क्या फंक्शन है, एट लो टेम्परेचर इट प्रिवेंट क्रिस्टलाइजेशन। लो टेम्परेचर पे ये फिर क्या प्रिवेंट करता है, ये क्रिस्टलाइजेशन हमारे पास प्रिवेंट करता है। सही, लो टेम्परेचर पे ये हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन प्रिवेंट करता है। अच्छा, फास्फोलिपिड में फिर हमारे पास टेल में हमारे पास फैटी एसिड आ जाते हैं ना, तो फैटी एसिड में भी फिर हमारे पास दो टाइप है। एक हमारे पास अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, और एक हमारे पास सेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड क्या करते हैं, वो हमारे पास फ्लूइडिटी को इंक्रीज करते हैं। सही। और जो सेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो फिर फ्लूइडिटी को क्या करेंगे, इसके अपोजिट होंगे, वो हमारे पास फ्लूइडिटी को डिक्रीज करते हैं। मतलब अनसेचुरेटेड लिक्विड की तरफ जाता है, सेचुरेटेड फैटी एसिड सॉलिड की तरफ जाता है। अच्छा, अब हमारे पास कभी ऐसे बल्क में ट्रांसपोर्ट आ जाता है ना, कि अगर बल्क में ट्रांसपोर्ट हो रही हो, बल्क की क्या मतलब, यानी एक बहुत बड़े झुमगट्टे में हम हो रही है ना, तो उनके लिए हम कुछ टर्म यूज करते हैं। जैसे हमारे पास एंडोसाइटोसिस हो गया, हमारे पास एक्सोसाइटोसिस हो गया। एंडोसाइटोसिस मतलब जब अंदर अंदर की तरफ चीज़ें बल्क में बड़े बड़े, जैसे सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट हो जाएगी, फिर उसके बाद सेल मेम्ब्रेन ऐसे पट जाएगी और वो चीज़ अंदर आ जाएगी, ऐसे बल्क। ये भी हमारे पास एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट की टाइप है। सही है। जब अंदर की तरफ आए तो हम उसको एंडोसाइटोसिस कहते हैं, और जब बल्क में बाहर की तरफ जाए तो हम उसको एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक। अब अगर सॉलिड पार्टिकल अंदर आए, कौन से सॉलिड पार्टिकल हमारे पास अंदर आए, तो हम उसके लिए टर्म यूज करते हैं स्पेसिफिक फेगोसाइटोसिस। और अगर हमारे पास लिक्विड चीज अंदर आए, क्या लिक्विड चीज अंदर आए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं पिनोसाइटोसिस। तो यहाँ पे आज हमारा सेल मेम्ब्रेन जितना हमने पढ़ना था वो पढ़ लिया उसके बारे में, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है। सही है।